ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी साझेदारी संलेख आधारभूत अवधारणा की। आज हमने उसमें क्या देखा था, साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, फर्म का संचालन, फर्म को कैसे चलाएंगे, ठीक है, और फर्म का नाम। उससे ही रिलेटेड हम बात करेंगे साझेदारी संलेख। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लिखेंगे साझेदारी संलेख, विलेख और भागीरथता पत्र होते क्या हैं। ठीक है, अब देखेंगे साझेदारी संलेख, विलेख और भागीरथता पत्र। ये जितने भी शब्द हैं हम इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, साझेदारी संलेख को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब डीड क्या होता है, जितने भी साझेदारों के मध्य अनुबंध, लिखित, मौखिक या समझौते होंगे, लिखित और मौखिक। ठीक है, जितने भी साझेदारी के मध्य आपसी समझौते होंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संलेख की विषय वस्तु। विषय वस्तु, ठीक है। अब साझेदारी संलेख की विषय वस्तु क्या होती है। साझेदारी संलेख तो हमें पता चल गया कि वो डीड होती है, जो भी हमारी बातचीत होती है वो लिखित रूप से भी हो सकती है और मौखिक रूप से भी होती है। अब साझेदारी की विषय वस्तु क्या होती है। साझेदारी की विषय वस्तु हम किसे कहेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें आएगा फर्म, फर्म का नाम, फर्म में जितने साझेदार हैं उनका नाम, आहरण, आहरण पर ब्याज, पूंजी, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, वेतन, किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रवेश के, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा जो बिजनेस में लगा है वो कहाँ जाएगा। फिर अगर कोई बाहरी साझेदारी कोई हमारे बिजनेस में आना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या अनुबंध रहेंगे। कोई हमारे बिजनेस से जाना चाहता है तो उसके लिए क्या अनुबंध रहेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सारी बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे प्रथम फर्म का नाम। ठीक है, अब फर्म का नाम क्या होता है, जो भी हमारा व्यापार होता है। ठीक है, जो भी हमारा व्यापार होगा उस व्यापार में हम किसी का भी नाम रख सकते हैं, या तो सभी साझेदार मिलकर एक नाम रख सकते हैं या फिर सभी साझेदारों के मध्य ऐसा कोई नाम देखा जाएगा जो फर्म से रिलेटेड है वो रख सकते हैं। अब जैसे मुझे कोई व्यापार चालू करना है तो मैं किसका नाम रख दूंगी, अपने फ्रेंड का रख सकती हूँ या फिर अपने घर से रिलेटिव किसी का रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे रख दूंगी वर्षा। ठीक है, ये मेरे फर्म का नाम हो गया, मेरे बिजनेस का नाम हो गया वर्षा। ठीक है, अब दूसरा जो है हम देखेंगे साझेदार के नाम, साझेदारों के नाम। अब हमारा जो भी बिजनेस होगा उसमें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने ग्राहक हैं। ये सारी डिटेल्स हम एक रूल बुक में लिखते हैं कि कभी भी कोई साझेदार आए या फिर बाहर से कोई आए, बाहर से कभी भी कोई आए कि हमारा व्यापार में कितने लोग हैं कितने, तो हम उनको एक साथ पूरी डिटेल दिखा सके। ये हमारा साझेदार है, कोई इलीगल नहीं है, ये वैध है, हमारे साझेदार का ये नंबर है, ये आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, आहरण, आहरण और आहरण पर ब्याज। अब आहरण और आहरण पर ब्याज, सबसे पहले जानिए आहरण क्या होता है। ठीक है, आहरण यानी ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है, आप लोग वो वाली ड्राइंग मत समझ लीजिए जो हम नोटबुक्स में करते हैं। ठीक है, जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं या फिर अकाउंट्स, हम 11th में अकाउंट्स या तौल देते हैं, उसमें आता है आहरण। तो आहरण मतलब होता है जो भी व्यक्ति व्यापार में अपना पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो तो सारे साझेदार का हो गया और वो पैसा व्यापार का हो गया। पर अगर व्यक्ति को कभी पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो हम उसे आहरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आहरण। और आहरण की इंग्लिश क्या होती है, ड्राइंग। मतलब जो भी व्यक्ति व्यापार में पैसा लगा रहे हैं और वो सिर्फ अपने सेल्फ खर्चे के लिए निकालेंगे, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे अपने बिजनेस से, ठीक है, अपने फर्म से या अपने व्यापार से, उसे हम क्या कहेंगे, आहरण। अब हम अपने सेल्फ यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो हमें कुछ आहरण पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे 2% हो सकता है, 4% भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर देख लेते हैं, पूंजी, पूंजी और पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी क्या होती है, पूंजी पर ब्याज कहते हैं। सबसे पहले पूंजी जो हमारा था, हमारा पैसा होता है, जो भी पैसा हमने अपने व्यापार में लगाया है उसे हम पूंजी बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। अब
एक्स वाई व्यक्ति हैं, ये सारे लोग तो पैसा निकालेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा व्यापार में वो पैसा लगाएगा। एक्स वाई जेड व्यक्ति है, व्यापार में पैसे लगाए, उसे हम पूंजी बोलते हैं। अब उसको पूंजी पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे अनुबंध में लिखी होंगी, साझेदारी संलेख में लिखी होंगी कि आप इतना पैसे लगाए हैं, आपको पूंजी पर इतना ब्याज मिलेगा। कभी आपको पूंजी निकालनी है, अगर आपने व्यापार से अपनी पूंजी निकाले तो हम आपको पूंजी पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज डिस्कस होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेतन और कमीशन। सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो व्यापार में अपना बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो हम एक निश्चित करेंगे कि आपको वेतन भी दिया जाएगा और कमीशन भी दिया जाएगा। अब वेतन क्या होता है, हम व्यापार इसीलिए करते हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट हो। सारे लोग जितने भी हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम व्यापार या बिजनेस इसीलिए अप्लाई करते हैं कि हमें उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो बराबर बराबर हिस्सों में होना चाहिए। यहाँ पे जो 8 नंबर है वो आ जाएगा लाभ हानि। ठीक है, अब देखिए जो भी वेतन होता है, मान लीजिए किसी ने 50,000 पूंजी लगाई है, ए नाम के व्यक्ति ने, पी नाम के व्यक्ति ने 60,000 पूंजी लगाई है, और यहाँ पे वी नाम के व्यक्ति ने 80,000 पूंजी लगाई है। ठीक है, किसी ने 50,000 लगाई है, किसी ने 60,000 लगाई और किसी ने 80,000 लगाई है। अब ये जो 60,000 वाला व्यक्ति है, जो पी नाम का व्यक्ति है जिसने 60,000 पूंजी लगाई है, उस पे हम वेतन कितना देंगे, उस पे हम कमीशन कितना देंगे, ये सारी चीजें हम लिखित होते हैं। या ये भी हो सकता है कि हमें लाभ होगा तो हम उसे 1:1 में भी बांट सकते हैं, या फिर ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं जो जितनी पूंजी लगाई है हम उसे उस हिसाब देंगे। जैसे ये 50 लगाया है तो हम इसे 3 दे देंगे, ये 60 लगाया हम इसे 4 दे देंगे, ये 8 लगाया तो हम इसे 7 भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। अब कमीशन क्या होता है, सारे जितने भी साझेदार होती है सबको अपना अपना कमीशन चाहिए होता है, या फिर हम व्यापार में अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कमीशन चाहिए होता है। अब देखिए, अगर मैं किसी संस्था में हूँ या फिर आप ही किसी संस्था में हैं, उसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके मालिक आपसे खुश हैं, या फिर आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, किसी के पार्टनर्स बने हैं, अगर आपका व्यक्ति, आपका पार्टनर, आपका मालिक, कर्मचारी, संस्था का ओनर आपसे खुश है तो वो आपको कभी कभी गिफ्ट भी दे सकता है, घुमाने भी ले जा सकता है, खिला भी देगा, या ये पैसे में भी हो सकते हैं, गिफ्ट भी हो सकता है, और वो आपको पार्टी भी दे देगा। ठीक है, कमीशन हम उसी को बोलते हैं। अब देखेंगे साझेदार की मृत्यु होने पर, अब हमारे व्यापार अच्छा चल रहा है, उसमें से कभी किसी साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसका पैसा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम साझेदारी करते हैं तो एक बुक होती है कि किसी की मतलब कभी अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके जो पैसा है, उसका जो अंश है वो कहाँ जाएगा। तो एक होता है नॉमिनी, जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, ये उस बुक में लिख के जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे पैसे को मेरे घर में दिया जाए या बिजनेस में ही लगा रहने दिया जाए, ये सारी बात उसमें लिखी होती है। फिर नए प्रवेश हेतु नियम, अब हमारे साझेदार है, जो हमारी साझेदारी है उसमें अगर कोई बाहरी व्यक्ति आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, क्या नियम होंगे, ये सारी बातें कोई भी हमारे जैसे कोई भी आ सकता है, कोई भी पूंजी लेके आए, बिना पूंजी लेके आए, उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, उसका शेयर क्या रहेगा, उसके काम क्या रहेंगे, उसके दायित्व क्या रहेंगे, जितने भी हैं। तो नए साझेदार हेतु कोई नियम रहते हैं। ठीक है, अब लिखा है लाभ और हानि, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी साझेदार मिलके बने हैं उसमें हम बांटेंगे कि लाभ क्या होगा, लाभ में कितनी हानि होगी तो कैसे बांटना है, लाभ होगा तो उसके कितने हिस्से करने हैं, कौन 2 लेगा, कौन 3 लेगा, कोई 4 लेगा। ठीक है, अब हम इसी में आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। देखिए इसमें भी सारी चीज सेम रहेंगी। फर्म का नाम, संचालन, साझेदारों का नाम, मृत्यु, प्रवेश, लाभ, हानि, खबरी, बस इसमें जो चीज रहेगा वो एक कॉमन रहता है कि अभाव में होने वाली बात को हम क्या कहते हैं, अभाव में लागू होने वाली बात क्या होती है। तो हमारे बिजनेस में मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति मासूम होता है और ये हमारा मासूम ही है। कलवा, मलवा,
राहुल और सुरेखा है, ठीक है। क्या है? कलवा मलवा और राहुल और सुरेखा है। इसमें जो है राहुल बहुत शांत व्यक्ति है, ये ज्यादा कुछ नहीं बोलता, पर इसमें जो रोहित है और कलवा मलवा ये सब तेज है, ये लोग तो ज्यादा बोलते हैं। तो कभी कभी होगा जो भी हमारा व्यापार है, ये हमारा व्यापार है, इसमें जितने भी लिपि होंगी, प्रतिलिपि होंगी, पुस्तकें होंगी, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, ये सारी चीजें रोहित भी देख सकता है, राहुल भी देख सकता है, कलुआ भी देख सकता है और मलुआ भी देख सकता है। ये नहीं है कि अगर राहुल शांत है तो वो उस व्यापार का कुछ भी नहीं देखेगा। सारे जितने भी हमारे साझेदार हैं वो सारी चीज देखेंगे, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी में लॉस हो रहा है, कंपनी में हानि हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बात। जो भी साझेदार होते हैं वो फर्म से या फिर बिजनेस से जुड़ी सारी किताबें, पुस्तकें, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज देखने का प्रबंध होता है, उन्हें व्यापार चलाने का भी प्रबंध होता है उनके पास, और सभी लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति से व्यापार चलवा भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, साझेदारी की विशेषता। साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। साझेदारी की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले होती है इसमें संख्या। व्यापार में कितनी संख्या होंगे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। साझेदारी में 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति होने चाहिए। ये हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। क्या है? संख्या। हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप में स्टार्ट करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति होने चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 में लागू हुआ। देखेंगे हम अनुबंध और समझौते, ठीक है। अब अनुबंध और समझौते क्या होते हैं? अनुबंध और समझौते लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं, और ये लिखित रूप से होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखित रूप से होना अनिवार्य है। थर्ड देखेंगे लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन, पार्टनरशिप करते हैं उसमें हमें जो, अब हम देखेंगे लाभ हानि का विभाजन, ठीक है। व्यापार स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि पूंजी के अनुसार हम प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे वो 3, 2, 5 और 8 में भी कर सकते हैं, और उन्होंने बात नहीं की है तो वो 1:1:1:1 में जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो फोर्थ नंबर देखेंगे जिसमें लिखा है पारस्परिक अभिकरण। अब पारस्परिक अभिकरण क्या होते हैं? सबसे पहले पारस्परिक अभिकरण के एक पार्ट होते हैं जिसमें जो होता है साझेदार। अब साझेदार में साझेदार के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एजेंट और एक होता है स्वामी। अब हम देखेंगे एजेंट और स्वामी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एजेंट और स्वामी समझते हैं। मान लीजिए एजेंट है XYZ, जो भी हमारे एजेंट है, कलुआ है, रोहित, वर्षा, ठीक है। कलुआ है, रोहित है और वर्षा है। हम इसे म्यूचुअल एजेंट भी बोल सकते हैं। पारस्परिक अभिकरण को हम म्यूचुअल एजेंट भी बोल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसमें से जो रोहित है ये किसी एक व्यक्ति से, जो व्यापार का बाहर का व्यक्ति है, ये किसी से लड़ाई करके आया, व्यापार के बारे में उसने कुछ गलत बोला तो उसे वो टाइट करके आ गया, सीधा कर दिया कि हमारे बिजनेस के बारे में या फिर हमारे व्यापार के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। पर इसमें से वर्षा और जो कलुआ है ये दोनों नहीं जानते कि रोहित लड़ाई करके आया, किसी को कुछ बोल के आया है, किसी से कुछ भी बहसबाजी करके आया है। बट हमारा जो ये दोनों है, ये रोहित जो भी हमारे व्यापार में, क्योंकि ये पार्टनर्स हैं, अब आपका पार्टनर किसी से लड़के आएगा, माना जाएगा कि आप भी लड़ रहे हैं, आपको भी दर्द होगा, आपको भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर रोहित किसी व्यक्ति से लड़के आ रहा है तो माना जाएगा कि उससे कलुआ भी लड़ा है और वर्षा भी लड़ा है, भला ये दोनों को मालूम हो चाहे ना हो। यही हमारे म्यूचुअल एजेंट कहलाते हैं, जिसे हम पारस्परिक अभिकरण भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे व्यवसाय का होना। जो भी हमारा व्यवसाय है वो वैध होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि व्यवसाय लीगल होना चाहिए और ये रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे असीमित दायित्व। तो जितने भी साझेदार होते हैं, जो भी हमारा व्यापार होता है, उसमें जो भी साझेदार होते हैं, इनकी जो दायित्व होती है, सीमाएं होती है, वो असीमित होती है। कि ये ऐसा नहीं हो कि आपको 4 बजे से आना है और 6 बजे चले जाना है,
3 बजे से आना है और आपको 9 बजे चला जाना है। ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा। जितने भी साझेदार होंगे अपनी इच्छा अनुसार भी काम कर सकते हैं, या सभी साझेदार मिलके उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आपको इतना इतना काम करना है, इस टाइम पे काम करना है। बट विभिन्न के दायित्व होंगे, सीमित होंगे, असीमित दायित्व होगा, किसी का भी सीमित दायित्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि साझेदारी के प्रकार कितने होते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे साझेदारी संलेख के प्रकार। साझेदारी संलेख के जो प्रकार होते हैं उन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एक समय अनुसार साझेदारी उद्देश्य अनुसार साझेदारी, वैध और सीमित। समय अनुसार जो साझेदारी हमारी होती है, सबसे पहले अब हम देखेंगे समय अनुसार जो साझेदारी होती है उसे हम कैसे बात करते हैं। देख, इस समय अनुसार जो साझेदारी है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है निश्चित समय, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए जो भी साझेदारी की उसमें एक टाइम काल होता है। जैसे 2 साल हम व्यापार करेंगे फिर हम उसको बंद कर देंगे। 4 साल बाद भी ये हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है और 8 साल बाद भी ये हो सकता है कि हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है। निश्चित साझेदारी हम उसी को कहेंगे जिसमें हम एक टाइम डिसाइड करें कि हम 8 साल व्यापार करेंगे, 3 साल व्यापार करेंगे, 4 साल व्यापार करेंगे, उसके बाद हम अपना व्यापार बंद कर देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ठीक है, असीमित साझेदारी क्या होता है, इसमें कोई भी टाइम काल नहीं होता, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं होते। इसमें बस ये होता है कि हमें व्यापार करना है, वो प्रॉफिट होगा तो भी हम चलाएंगे, लाभ होगा तो भी हम चलाएंगे, पर हम व्यापार को कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, अब जो है उद्देश्य अनुसार साझेदारी क्या होती है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। साझेदारी होते हैं, उसमें होता है कि विशेष होता है और एक ऐच्छिक होता है। भाई ऐच्छिक क्या होता है, देखिए जो भी हमारा निश्चित साझेदारी व्यापार था, ठीक है, जो भी हमारा निश्चित साझेदारी व्यापार था वो अपने टाइम काल हो गया, मतलब 4 साल था, 4 साल तक उसको करना था, फिर उसके बाद उसको बंद कर देना था। इसमें से सभी पार्टनर चाहिए, बट 2 पार्टनर मिलके या फिर 3 पार्टनर मिलके, कम से कम तो 2 होने चाहिए। 2 पार्टनर मिलके बोलते हैं कि हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, हम इसे क्यों बंद करते हैं, बाकी सब चले गए हैं पर 2 लोग बचे हैं, और वही व्यापार को अगर वो लोग करेंगे, ठीक है, जो व्यापार का निश्चित टाइम पीरियड था, अगर वो उसे करेंगे तो उसे हम ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे। अब क्या होता है, विशेष साझेदारी क्या होता है, या फिर विशेष उद्देश्य साझेदारी क्या होती है। सबसे पहले देखिए, तो भी हमारा अनिश्चित साझेदारी था, उसमें विशेष होता कि हम भवन बनाएंगे या सड़क या पुल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी साझेदारी या फिर ऐसे, इसमें 2 प्रकार होते हैं। विशेष में ऐसे कि हमारा भवन बन जाएगा तो हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे, सड़क बन जाएगा तो हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे, या व्यापार अपना बंद कर देंगे, या फिर पुल बनाने के बाद हम व्यापार को खत्म कर देंगे। ये होता है हमारा विशेष। ऐसी साझेदारी जो एक विशेष कार्य से की जाए और उसके बाद साझेदारी खत्म कर दी जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे वैध व्यापार। तो व्यापार कैसा होना चाहिए, इसका जो टॉपिक होगा व्यापार हमारा कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो व्यापार हमारा वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा व्यापार है वो अवैध नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। जैसे सबसे पहले व्यापार तो हमारा वैध ही होगा, लीगल ही होगा, इलीगल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सीमित। जो भी हमारा दायित्व होगा, सीमित होगा या सीमित, तो व्यापार में या पार्टनरशिप में हमारे जो भी दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। क्या होते हैं, असीमित होते हैं। असीमित का क्या मतलब होता है, हमारा हम जितना मर्जी चाहे उतना काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी कार्य कर सकते हैं। इसके हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा सीमित दायित्व है तो इतना ही काम करूंगी, इससे काम नहीं करूंगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे फर्म का पंजीकरण। ठीक है, फर्म का पंजीकरण। अब फर्म का पंजीकरण क्या होता है, देखिए जो भी फर्म है, जो भी हमारा व्यापार है, उसे हम 4 साल तक चलाते हैं, वो हमारा अच्छे चल रहा है, अनिवार्य नहीं है पर हमें करना चाहिए। अगर हमने फर्म का पंजीकरण करा लिया है तो उससे क्या होगा, हमें बैंकों से लोन मिल सकता है। अगर हमें कभी भी पैसे घट रहे हैं तो हमें बैंकों से लोन मिल सकता है। कोई भी साझेदार बोलेंगे कि नहीं मुझे बिजनेस छोड़ना है, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दे दो, तो हम जो भी हमारी
ऐसे रूल बुक्स होती है, ठीक ना, उसमें हमने सब लिखा रहता है कि कोई व्यक्ति अगर बीच में कंपनी से जाना चाहेगा तो उसे हम पूंजी का कितना हिस्सा देंगे, उसे हम वेतन का कितना हिस्सा देंगे, वो जाना चाहता है तो जा सकता है या नहीं, उसके भी जो भी टर्म्स कंडीशन होंगे वो इसमें से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी चला जाएगा, उसका एक रूल्स होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है जो उसे फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो पंजीकरण है वो कराएं, पर आप करा लेंगे तो उससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।